डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट, कोसी कॉलेज खगड़िया, आज के अपने इस लेक्चर में आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। आज का मेरा यह लेक्चर हिस्ट्री बीए पार्ट 1 ऑनर्स एवं सब्सिडरी दोनों ही कक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए समर्पित है। आज हम लोग जिस टॉपिक को समझेंगे वह है ऋग्वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक सभ्यता की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति को। इस टॉपिक को जानने से पहले कुछ सिंपल सा कन्फ्यूजन जो कि प्रायः इस चैप्टर को पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स को हुआ करता है कि चर्चा थोड़ा यहाँ हम लोग कर लेते हैं। यहाँ जिस कन्फ्यूजन की बात की जा रही है वह कुछ इस तरह से है, जैसे कि ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल अथवा उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल के मध्य कन्फ्यूजन। ये सभी सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें अंतर है जिसे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। यानी कि यदि पूर्व वैदिक काल के बारे में पूछा जाए तो किस समय काल का वर्णन करना है, या फिर यदि पूर्व वैदिक काल के स्थान पे ऋग्वैदिक काल लिखा रहे तो वह किस समय काल को इंगित करता है, अथवा यदि उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछा जाए तो उसके अंतर्गत किस काल का वर्णन करना है, या फिर यदि सिर्फ वैदिक काल लिखा रहे तो उसके अंतर्गत किस काल का वर्णन करना है। एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से संबंधित 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, ऋग्वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक सभ्यता की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की चर्चा करें। दूसरा प्रश्न हो सकता है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की चर्चा करें। अथवा तीसरा प्रश्न हो सकता है कि वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की चर्चा करें। तो आइए ज़रा मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करता हूँ। दरअसल ऋग्वैदिक काल 1600 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। इसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। इस काल की सभी जानकारियाँ इस काल की एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद से मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस काल में वेद के अंतर्गत सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई है, जबकि बाद के कालों में वेदों के अन्य प्रकार जैसे सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद की रचना हुई है, और इस बाद के काल को ही उत्तर वैदिक काल का नाम दिया गया है, और इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है।
इस उत्तर वैदिक काल की सभी जानकारियाँ ऋग्वेद को छोड़कर वेदों के अन्य प्रकार जैसे सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद से होती है। इसके अलावा इस काल में रचित अन्य कई रचनाएं हैं जो कि ऋग्वेद काल में देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, स्मृति इत्यादि से भी उत्तर वैदिक काल की सभी प्रकार की स्थितियाँ अथवा संरचनाओं की जानकारी मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि एग्ज़ाम में ऋग्वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक सभ्यता की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में पूछा जाए तो हमें इसके अंतर्गत ऋग्वैदिक काल जो कि 1600 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का जिक्र कर देना है। लेकिन यदि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में पूछा जाए तो हमें इसके अंतर्गत उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का जिक्र कर देना है। लेकिन यदि प्रश्न यह रहे कि वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की विवेचना करें तो इसके अंतर्गत हमें दोनों अर्थात ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का भी और उत्तर वैदिक काल का भी जिक्र करना है। कहने का मतलब यह है कि वैदिक काल वाले प्रश्न में दोनों कालों की स्थितियों का जिक्र करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के मध्य जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा वह कुछ हद तक दूर हो गया होगा। दरअसल सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात उसी क्षेत्र में एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ। चूँकि इस विषय में हमें पूर्ण जानकारी या सभी तरह की जानकारियाँ वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। चूँकि इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए कभी कभी इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, अर्थात वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आइए अब समझते हैं कि यहाँ आर्य किसे कहा गया है या फिर ये कौन थे और वे कहाँ के मूल निवासी थे अथवा वे कहाँ से भारत आए थे। एक चीज़ और जो मैं बताना चाहूँगा वह यह कि भारत की मूल जाति जो थी वह थी द्रविड़, तथा हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल अथवा उसके ढलान के काल में जो जाति भारत के बाहर से आकर सिंधु सभ्यता का पतन किया वह जाति आर्य कहलाई। कहने का मतलब सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जो उत्तरदायी जाति थी वो आर्य जाति थी। आर्यों को विश्व की सर्वश्रेष्ठ
एवं सुसंस्कृत जाति माना गया है। इसका कारण शायद यह भी माना जाता है कि द्रविड़ जाति के विपरीत आर्यों का रंग गोरा, उनका कद लंबा, ललाट उभरा हुआ, नाक लंबी तथा शरीर हष्ट-पुष्ट हुआ करता था। आर्यों की श्रेष्ठता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विश्व की प्रत्येक जाति अपने आप को आर्यों का वंशज बताती है और इस बात का दावा करती है कि उन्हीं का देश आर्यों का मूल निवास स्थान था। और यही कारण है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के विषय में विद्वानों, इतिहासकारों के अलग अलग मत रहे हैं। हालांकि इस प्रश्न का अभी तक कोई सर्वमान्य या संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया है। फिर भी देखते हैं कि इस संदर्भ में किस किस विद्वान और इतिहासकारों ने अपने क्या क्या मत दिए हैं। कुछ पश्चिमी इतिहासकारों ने आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप माना है, जैसे कि यूनान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि जैसे देशों से। इस सिद्धांत के समर्थकों में सर विलियम जोन्स का नाम प्रमुख रूप से दिया जाता है। कुछ विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना है। मध्य एशिया में भी खासकर ईरान से आर्यों के आगमन को माना गया है। इस सिद्धांत के समर्थकों में मैक्स मूलर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कुछ विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत को माना है। इस सिद्धांत के समर्थकों में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। वहीं कुछ विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेशों को माना है। इस सिद्धांत के समर्थकों में बाल गंगाधर तिलक का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। फिर भी सभी सिद्धांतों में से मैक्स मूलर द्वारा प्रतिपादित मध्य एशिया के सिद्धांत, जो कि था कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, इसी सिद्धांत को अधिकांश विद्वानों ने अब स्वीकार कर लिया है। क्योंकि इन आर्यों के भारत में आगमन को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना गया है तथा साथ ही चूँकि इस घटना की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए सिंधु सभ्यता के तुरंत बाद के काल की सभ्यता को वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता कहा गया है। वैदिक सभ्यता का काल सर्वमान्य मत के अनुसार 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वैदिक साहित्य या काल को वैदिक सभ्यता या काल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल या सभ्यता, जिसका कि समय काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरा है
उत्तर वैदिक काल या सभ्यता, जिसका कि समय काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। तो आइए हम लोग सिलेबस के अनुसार ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और उसकी धार्मिक स्थिति को विस्तार से समझते हैं। दरअसल ऋग वैदिक काल के बारे में जानने के लिए 2 प्रकार के साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। पहला पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य। पहला आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य पे। इस पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत 4 प्रकार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पहला, कुछ जगहों से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ये जगह हैं भगवानपुरा, नागर, दधेरी एवं कटपाल, जो यह इंगित करता है कि यह चित्रित धूसर मृदभांड ऋग वैदिक काल से संबंधित है। दूसरा जो पुरातात्विक साक्ष्य है वह है हरियाणा के पास भगवानपुरा नामक जगह की खुदाई में 13 कमरों वाला एक मकान मिला है। इससे भी ऋग वैदिक काल को जोड़कर देखा जाता है। जो तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य है वह है मध्य एशिया के सीरिया से प्राप्त बोगजाकाई अभिलेख या मितन्नी अभिलेख, जो कि 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। इससे भी ऋग वैदिक काल को जोड़ा जाता है, क्योंकि इस अभिलेख में कुछ वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का जिक्र आया है। जो चौथा पुरातात्विक साक्ष्य है वह है इराक से प्राप्त कस्सी अभिलेख, जो कि 1600 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस अभिलेख से भी आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, और वह जानकारी यह कि आर्यों की कुछ शाखा भारत गई थी, और उस अभिलेख में आर्यों के कुछ नामों का उल्लेख मिलता है। तो ये थे पुरातात्विक साक्ष्य। अब आते हैं साहित्यिक साक्ष्य पे। साहित्यिक स्रोत के रूप में ऋग वैदिक काल के बारे में जानने का एकमात्र ग्रंथ ऋग्वेद है, क्योंकि वेद के अंतर्गत 3 अन्य ग्रंथों की रचना, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रचना बाद के कालों में हुई है, तथा उन तीनों से उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। बाद के कालों में इन चारों वेदों का संकलन व्यास मुनि ने किया था, इसलिए इन ग्रंथों को वेद व्यास भी कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ थोड़ा ऋग्वेद को संक्षेप में जान लेते हैं। दरअसल ऋग्वेद देवताओं की स्तुति में उच्चारित मंत्रों का संकलन है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 श्लोक या ऋचाएँ हैं। तो अब समझते हैं ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति या व्यवस्था को। दरअसल आर्यों का आरंभिक जीवन भ्रमणकारी प्रवृत्ति का था, लेकिन ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि आर्यों ने अपने भ्रमणकारी जीवन का परित्याग कर
सामाजिक जीवन का विकास कर लिया था, जिससे उनके जीवन में स्थायित्व आ गया था। अर्थात अब उनका एक अपना समाज था। अब इनके समाज को हम लोग समाज के कुछ बिंदुओं जैसे कि परिवार, विवाह, वर्ण व्यवस्था, भोजन, वस्त्राभूषण, मनोरंजन और शिक्षा जैसे बिंदुओं में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले आते हैं परिवार पे। ऋग वैदिक कालीन समाज का मुख्य आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, लेकिन फिर भी इस काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। इस काल में विदुषी महिलाओं यानी कि शिक्षित महिलाओं को समाज में काफ़ी ऊंचा स्थान प्राप्त होता था। कुछ नाम हैं ऐसी विदुषी महिलाओं के, जैसे कि घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विशंबरा, सिक्ता आदि, जिसका कि ऋग्वेद में जिक्र मिलता है। और इस कारण भी स्त्रियों की स्थिति काफ़ी बेहतर नज़र आती है। स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, जो कि स्त्रियों की बेहतर स्थिति को ही दर्शाता है। परिवार संयुक्त प्रणाली के आधार पर संगठित हुआ करती थी। परिवार का सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था, जिसे गृहपति के नाम से जाना जाता था। जो दूसरा बिंदु समाज के अंतर्गत है वह है विवाह। ऋग्वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। साधारणतया लड़कियां अपने पिता की आज्ञा अनुसार ही विवाह करती थी, परंतु साथ ही लड़कियां अपने पति को चुनने के लिए भी स्वतंत्र भी हुआ करती थी। एक तरह से यह भी स्त्रियों की अच्छी स्थिति को दर्शाता है। उस काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं के भी उल्लेख मिलते हैं। ऐसी कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। इस काल में बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है। अब आते हैं वर्ण व्यवस्था पर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का जिक्र मिलता है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाज 4 वर्णों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित था। अब आते हैं समाज के अंतर्गत भोजन पर। ऋग्वैदिक कालीन आर्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे। शाकाहारी भोजन में गेहूं और जौ के उपयोग में लाए जाने का साक्ष्य मिलता है। मांसाहारी भोजन में भेड़ और बकरी आदि का मांस खाया जाता था। घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पे खाया जाता था। गौ यानी कि गाय को अघन्य कहा गया है, इसलिए इसका मांस निषिद्ध था। इसका मांस खाने पे प्रतिबंध था। इस काल में नशीले पेय पदार्थों में सोमरस और सुरारस का भी उपभोग किया जाता था। अब समझते हैं वस्त्राभूषण यानी वस्त्र एवं आभूषण को समाज के अंतर्गत। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण किया करते थे। पहला नीवी, दूसरा अधिवास,
तीसरा वास। इसमें से जो नीवी नामक वस्त्र या नीवी जैसा वस्त्र होता था वह कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र हुआ करता था, जबकि अधिवास ऊपर की ओर पहने जाने वाला वस्त्र हुआ करता था। और जो तीसरा प्रकार है वह है वास, वह एक प्रकार का ओढ़ने वाला वस्त्र था। उस काल के जो वस्त्र हुआ करते थे उसका निर्माण सूत, ऊन और चमड़े द्वारा होता था। सिले हुए वस्त्रों से भी आर्य परिचित थे। वस्त्रों के अतिरिक्त आर्य विभिन्न प्रकार के आभूषण भी पहनते थे, जैसे सोने का कर्णफूल, हार, भुजबंद, पायजेब इत्यादि। अब आते हैं मनोरंजन जैसे बिंदु पे। उस काल में रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार करना, नृत्य, संगीत इत्यादि आर्यों के मनोरंजन के साधन थे। किसी भी उत्सव पर या उत्सव के अवसर पर स्त्री और पुरुष दोनों ही नृत्य और संगीत में भाग लेते थे। जो अगला बिंदु है वो है शिक्षा। शिक्षा की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उस काल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था हुआ करती थी। शिक्षण कार्य गुरुकुल में संपन्न किया जाता था। शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, अर्थात स्मरण शक्ति पर विशेष बल दिया जाता था। और उस काल में शिक्षा का जो उद्देश्य था वह था चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का विकास करना होता था। तो यह थी ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। अब समझते हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति को। ऋग्वेद ग्रंथ से तत्कालीन राजनीतिक दशा की पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस काल में राजतंत्रीय व्यवस्था के अस्तित्व में होने का प्रमाण मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई परिवार को माना गया था। उसके ऊपर ग्राम, फिर उसके ऊपर विश्व और फिर उसके ऊपर जन को रखा गया था। तो एक प्रकार की यह राजनीतिक संरचना थी। इसमें से जो विश्व और जन है जरा उसको समझते हैं। अनेक ग्रामों को मिलाकर विश्व का निर्माण होता था तथा अनेक विश्वों को मिलाकर जन का निर्माण होता था और कई जनों को मिलाकर फिर राज्य या राष्ट्र या देश का निर्माण होता था। अब इस राजनीतिक व्यवस्था या स्थिति को शासन व्यवस्था, समितियां, राज्य के आय के साधन और न्याय व्यवस्था जैसे बिंदुओं में बांटकर समझते हैं। आते हैं पहले शासन व्यवस्था पे। ऋग्वैदिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजा के अलावे कई अधिकारी होते थे, जैसे पुरोहित, सेनानी, कुलपति, विशपति इत्यादि। इसमें से पुरोहित और सेनानी सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे। अब समझते हैं समितियों को। ऋग्वैदिक कालीन राजाओं के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं भी अस्तित्व में थी। सभा छोटी संस्था थी जिसके अंतर्गत कई राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श होता था, जबकि समिति
बड़ी संस्था थी। इसका कार्य युद्ध, संधि, आय व्यय इत्यादि मामलों पर निर्णय लेना होता था तथा साथ ही संभवतः इसके द्वारा राज्य का निर्वाचन भी किया जाता था। अब अगले बिंदु पे आते हैं, वह है राज्य के आय के साधन। भूमि कर तथा व्यापार कर राज्य की आय के प्रमुख साधन हुआ करते थे। प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर को बलि कहा जाता था। राज्य कर आय का 16वां भाग होता था। कर यानी टैक्स अन्न तथा पशुओं के रूप में लिया जाता था जनता से या प्रजा से, और उस समय के कर यानी टैक्स को भाग दूध नामक अधिकारी एकत्र करने का, उसको कलेक्ट करने का काम करता था। यानी कि भागदूध नामक अधिकारी का काम टैक्स को कलेक्ट करना होता था। अब देखते हैं राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत न्याय व्यवस्था को। इस काल में चोरी, डकैती, सेंधमारी एवं पशु अपहरण मुख्य अपराध हुआ करता था। हत्या का दंड द्रव्य के रूप में दिया जाता था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या का दंड 100 गायों के रूप में भी लिया जाता था। तो यह थी ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। अब समझते हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति या व्यवस्था को। ऋग्वेद से ही यानी ऋग्वैदिक ग्रंथ से ही तत्कालीन आर्थिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य पेशा पशुचारण था तथा कृषि उनकी द्वितीयक पेशा या दूसरी पेशा थी। अब इस आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत या आर्थिक स्थिति के अंतर्गत पशुपालन, कृषि, उद्योग धंधे एवं व्यापार जैसे बिंदुओं में बांटकर इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला आते हैं पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, हाथी, घोड़े, बैल, कुत्ते इत्यादि को पालते थे। लेकिन पशुओं में गाय को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, उसे पूजनीय माना जाता था। वास्तव में पशु ही आर्यों के धन हुआ करते थे। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, वो है कृषि। ऋग्वैदिक आर्य कृषि के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चावल इत्यादि का उत्पादन करते थे। सिंचाई हेतु कुएं, नहरों तथा वर्षा का जल प्रयोग में लाया जाता था। खेती करने हेतु हल बैल को उपयोग में लाया जाता था। अब आर्थिक स्थिति के अंतर्गत अगले बिंदु उद्योग धंधे पे आते हैं। आर्यों का मुख्य उद्योग कपड़ा बुनना था। बुनाई का काम केवल स्त्रियां ही किया करती थी। इसके अलावा स्वर्णकार, लोहार, धोबी, नाई, कुम्हार, बढ़ई इत्यादि भी अपने अपने उद्योग धंधे में लगे हुए थे। अब देखते हैं व्यापार। ऋग्वैदिक काल में आंतरिक तथा वैदेशिक दोनों प्रकार के व्यापार का उल्लेख मिलता है। व्यापार करने वाले को पणी कहा जाता था। विदेशी व्यापार अधिकांशतः समुद्री मार्गों से तथा देशी व्यापार थल मार्ग द्वारा होता था।
व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। तो विनिमय के रूप में खासकर गाय, घोड़े और निष्क का उपयोग होता था। निष्क एक प्रकार का द्रव्य सिक्का हुआ करता था, लेकिन इसके साथ ही कई प्रकार के शुरुआती द्रव्य के माध्यम से भी व्यापार करने का साक्ष्य मिलता है। कहने का मतलब यह है कि चूँकि उस समय तक नियमित सिक्के विकसित नहीं हुए थे, इसलिए वस्तुओं के क्रय और विक्रय हेतु विनिमय प्रणाली का ही उपयोग किया जाता था, यानी वस्तु की विनिमय प्रणाली ही प्रचलन में थी। तो यह थी ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। अब समझते हैं ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति को। ऋग्वैदिक काल में अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलन में थे। यज्ञों का आयोजन घरों और सामूहिक रूप से भी किया जाता था। यज्ञों में राजा और प्रजा दोनों ही भाग लेते थे। ऋग्वेद ग्रंथ से ज्ञात होता है कि उस काल में कुल मिलाकर 33 देवता अस्तित्व में थे। इन देवताओं को 3 वर्गों में बांटकर समझा जा सकता है। पहला स्वर्ग के देवता, दूसरा वायुमंडलीय देवता, तीसरा पार्थिव देवता। देखते हैं पहले स्वर्ग देवता के रूप में किन किन देवताओं को शामिल किया गया था। धौष, वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा इत्यादि ये सभी स्वर्ग देवता के रूप में थे। इनमें से ऋग्वेद के सबसे प्राचीन देवता धौष माने जाते हैं। दूसरा आते हैं वायुमंडलीय देवता। इंद्र, रुद्र, मरुत आदि वायुमंडलीय देवता के रूप में थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में इंद्र माने जाते हैं, जो कि युद्ध और वर्षा के देवता थे। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त अर्पित हैं। अब आते हैं तीसरा जो प्रकार है वह है पार्थिव देवता। पृथ्वी, अग्नि, सोम आदि ये सभी पार्थिव देवता के रूप में थे। ऋग्वेद के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में अग्नि का नाम लिया जाता है। ये यज्ञ और गृह के देवता थे। कुल मिलाकर ऋग्वैदिक धर्म की सर्वप्रमुख विशेषता उसका व्यवहारिक और उपयुक्तावादी स्वरूप का होना था। कहने का मतलब यह कि ऋग्वैदिक काल के आर्यों को जहाँ भी किसी उपयोगी शक्ति का आभास हुआ, वहीं उन्होंने देवता की सृष्टि का अध्ययन कर उसकी आराधना करनी शुरू कर दी। जबकि वहीं आगे चल के हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में तो यह स्वरूप इस प्रकार के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यह थी ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को समझने का प्रयास किया है। अगले लेक्चर में हम लोग उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।